नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम आयुष श्रीवास्तव है और आज मैं तीखर के पेज से तीखर प्रभाकर में नए युवकों को जैसे हम जोड़ते हैं, उनकी प्रतिभा को आप सबके सामने लाते हैं। तो आज हमारे बीच सचिन देव शर्मा जी हैं, जिनकी अभी कुछ दिन पूर्व ही एक पुस्तक आई है, लासा नहीं लवासा। ये एक यात्रा वृत्तांत है। तो उम्मीद करता हूँ कि उनके साथ जुड़ के हमें कुछ नए नए किस्से, काफी सारी नई नई चीजों के बारे में जानकारियां मिलेंगी। तो आइए चलते हैं सचिन देव शर्मा जी की ओर और उनसे जुड़ते हैं, कुछ बातें करते हैं। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार आयुष। आपका बहुत बहुत नमस्कार सचिन जी, धन्यवाद। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ आयुष, आप कैसे हैं? जी मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। जी आयुष। तो सचिन जी, सर्वप्रथम तो आप अपना परिचय बताते हुए अपने परिवेश के बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। जी आयुष। आयुष को जैसे कि आपने ही बताया कि मेरा नाम सचिन देव शर्मा है और मैं एक जर्मन मल्टीनेशनल कंपनी में गुड़गांव में एचआर विभाग में काम करता हूँ। डीजीएम एचआर के पद पे हूँ। और दिल्ली में ही रहता हूँ मैं, द्वारका में। और ये लेखन और यात्रा करने का कुछ शौक मुझे है, तो उसी को कंटिन्यू करता हूँ साथ साथ, सर्विस के साथ साथ। और जहाँ तक परिवेश और परवरिश की सवाल है, तो मैं मूलतः मेरठ से बिलोंग करता हूँ। मेरठ का एक कस्बा है मवाना, तो वहीं पे पला बड़ा और एजुकेशन और ग्रेजुएशन भी वहीं से किया। उसके बाद मैं दिल्ली से मैंने बिमटेक, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, वहाँ से मैंने एमबीए किया 2003 में। और उसके बाद जी फिर तब से दिल्ली में ही हूँ और अ, विभिन्न कंपनियों में काम कर चुका हूँ। और अब पिछले करीबन 10 साल से इस जर्मन कंपनी में गुड़गांव में काम कर रहा हूँ। जी, जानकर बहुत खुशी हुई। बैकग्राउंड है मेरा सचिन जी, करियर का और लेखन का। जी कुछ क्वेश्चंस मेरे दिमाग में काफी दिन से चल रहा था। मैं चाहता था कि आपसे मैं पूछूं कि चूंकि यात्राएं घटनाओं जी का जी। समुच्चय होती हैं, तो यात्रा वृत्तांत लिखने हम्म। में लेखन कौशल की कितनी आवश्यकता होती है? यात्रा वृत्तांत लिखने में लेखन कौशल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। चूंकि यात्रा वृत्तांत एक, जैसे आपने बोला, घटनाओं का समुच्चय है, घटनाओं का मेलजोल, एक बिल्कुल। गठजोड़ है, उनका एक सामूहिक रूप है यात्रा वृत्तांत। तो आजकल आप देखते हैं कि ज़्यादातर फिक्शन बहुत पढ़ा जाता है, और शुरू से ही बिल्कुल फिक्शन बिल्कुल। बहुत पढ़ा जाता है, उपन्यास और कहानियाँ। और अच्छा भी होता है पढ़ना, अच्छा लगता है। लेकिन जो यात्रा वृत्तांत है वो नॉन फिक्शन विधा है, कथेतर विधा है यात्रा वृत्तांत। तो उसमें उसको पढ़ने में लोग पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन जब वो पढ़ते हैं बिल्कुल। तो पढ़ते हुए थोड़ा उनको लगता है काफ़ी टाइम के इसमें वो रस नहीं है। एग्जैक्टली। तो जो पर्टिकुलरली उस विधा को पढ़ना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे जैसे लोग हैं जो यात्रा पे लिखते हैं, तो यात्रा को पढ़ते भी हैं। बिल्कुल तो सही। उन लोगों वो लोगों को तो उसमें रस आता है, लेकिन एक आम पाठक जो होता है वो ज़्यादातर कहानी, उपन्यास और कथा विधा को ही पढ़ता है। लेकिन वो वर्ग बहुत बड़ा है। वो कथेतर को पढ़ने के मुकाबले या फिर यात्रा को पढ़ने के मुकाबले वर्ग की तुलना में वो कथा और कहानी को पढ़ने वाला वर्ग बहुत बड़ा है। लेकिन अ, कथा, जो यात्रा की अपनी एक विशेषता है कि उसमें आपको बहुत सारी जानकारी और बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है, जो कहानी में नहीं पता चलता है, क्योंकि वो एक फिक्शन है। उसमें आपको मनोरंजन तो मिलता है, लेकिन उसमें एग्जैक्टली आपके बिल्कुल। काम आने वाली जानकारियाँ कम होती हैं। तो वहीं पे ही जो कथेतर है उसमें थोड़ा रोचकता की कमी रहती है काफ़ी समय। तो इसलिए उसको पठनीय बनाने के लिए यात्रा व्रत को या यात्रा वृत्तांत को या कथेतर को पठनीय बनाने के लिए उसको रोचक बनाना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें आपकी लेखन शैली और किस तरीके से आप उसमें रोचकता भरते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। जी आयुष। सो आयुष, यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि रोचकता आपको उसमें डालनी पड़ेगी। रोचकता की ऐसा एक कहा अपनी
जाता है कि महत्व है। जी अगर आप कोई भी यात्रा वृतांत पढ़ रहे हैं जी जी तो उसके जो भी जो भी उसके कैरेक्टर्स होते हैं, जो भी उसके आयुष, आपका कैरेक्टर्स होते वॉइस हैं कट रहा है काफी। आयुष, आपका आवाज कट रहा है वो काफी, इधर आपके नहीं है। साथ में गति कर रहे होते हैं, आपके आयुष, साथ में आपको चलते आपको सुन नहीं पा रहा मैं। रहते हैं, आपको उनके साथ उनका अनुभव होता है। तो अ, अ, आयुष, आपकी आवाज नहीं आ पा रही मेरी तरफ, उधर ब्रेक हो रही है आपकी आवाज गानी काफी। बिल्कुल। आयुष, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। अ, आपकी मेरा क्वेश्चन एक और है कि आपकी पुस्तक जो है उसका शीर्षक बहुत ज्यादा आकर्षित करने वाला है। तो बताइए कुछ इसके बारे में, आपने कैसे इसके बारे में। जी, सो आयुष, जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरे ख्याल से आयुष का कुछ इंटरनेट का इशू है और वो जी जी डिस्कनेक्ट होते हैं हमसे। जी तो प्रवीण जी। आज हम लोग जारी रखते हैं आगे। तो जी 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 जहाँ बिल्कुल। हमारी चर्चा हो रही थी। अच्छा, मैं जी एक जी चीज ये सबसे पहले जानना चाहता हूँ कि आपके, क्योंकि हमारे काफी सारे दर्शक हो सकता है कि आपसे परिचित ना भी हों, तो मैं जी जानना जी चाह रहा जी हूँ कि आप आपके बारे में कुछ बताएं, लहासा नहीं लवासा, और ये जरूर बताएं कि इसका नाम कहाँ से आया, इतना प्यारा शीर्षक। जी जी जी। सो प्रवीण भाई, ये जो पुस्तक का, एक सेकंड रुकिए प्रवीण भाई, एक सेकंड दीजिएगा मेरे को। जी प्लीज। ये है ना, इधर से इसी पे वो मिलेगा आपको। जी प्रवीण भाई, सो इसका जो पुस्तक का टाइटल है, देख, इसका एक्चुअली जब मैं प्लान कर रहा था जाने के लिए, तो मैंने कुछ लोगों से बात किया जो मेरे जानकार मित्र थे कार्यालय में। तो उसमें जो लोग से बात किया तो उनको मैंने बोला कि भाई मैं इधर जाना चाहता हूँ, एक जगह है लवासा। तो एक दो लोगों से, जो मित्र लोगों से बात किया, मैंने पूछा, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि उनको शायद आइडिया नहीं था इसके बारे में। तो उन्होंने मुझसे कहा, उनको शायद लहासा के बारे में आइडिया था, जो अच्छा, तिब्बत में। ये लहासा कौन सी जगह है, कहाँ पे है ये? लहासा जो तिब्बत की राजधानी है, लहासा। अच्छा। हाँ, तो उनको चूंकि तिब्बत काफ़ी फेमस भी रहा है और काफ़ी डिस्प्यूटेड भी रहा है, तो और लहासा तिब्बत की राजधानी है और सबसे, विश्व की सबसे ऊंची जगह मानी जाती है उसको। रूफ ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं, सिटी ऑफ सनलाइट बोलते हैं। तो उसके बारे में उनको कुछ आइडिया था, लेकिन लवासा अच्छा। के बारे में आइडिया नहीं था। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई आप लहासा की बात कर रहे हैं क्या, लहासा, अच्छा। लहासा क्या? तो अच्छा। मैंने उनको बोला लहासा नहीं, लवासा। अच्छा। तो वहीं से वो एक टाइटल मेरे दिमाग में कर गया कि चूंकि मेरे दिमाग में ये तो था कि इसके बारे में लिखा जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं वो टाइटल तभी से मेरे दिमाग में आ गया कि लहासा नहीं, लवासा। जी अच्छा, एक चीज और है, जैसे आजकल मेरा जहाँ तक मैं देखा हूँ कि आजकल यात्रा वृत्तांत थोड़ा दोबारा बहुत ज्यादा क्रेज में आया है। लोग इस पर लिखना और पढ़ना दोनों पसंद करते हैं। जी तो जी आप जी जी नहीं लगा से ये किस तरह से अलग है, क्या एक अलग नजरिया दे रही है, किसी अलग वृत्तांत का जिक्र कर रही है, किस तरह से आप इसको जी अलग कहेंगे आपको? जी। सो देखिए, इसमें एक तो नाम का मैंने आपको बताया कि कैसे मैंने लिया, पिक किया। दूसरा इसमें एक ये भी है कि आप जो देखते हैं कि आपने जैसे बताया कि यात्राओं का ट्रेंड बहुत बढ़ गया है, यात्रा लेखन का ट्रेंड बहुत बढ़ गया है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन
जो अभी यात्राएं लोग कर रहे थे, या जो हम, देखिए यात्राएं तो लोग शुरू से ही करते हैं और सब तरीके से करते हैं, चाहे वो सोलो ट्रिप के रूप में करें या फिर वो लोग एक ग्रुप में जाकर के कहीं पे ट्रैकिंग करें, या उस तरीके से, या फिर फैमिली के रूप में भी करते हैं लोग। अधिकतर लोग तो फैमिली के रूप में ही करते हैं, लेकिन सोलो ट्रिप में और ट्रैकिंग के रूप में जब लोग यात्रा करते हैं तो उसको काफ़ी ज़्यादा महत्व भी मिला और कवरेज भी मिला। लेकिन जो फैमिली के रूप में जो यात्रा करते हैं लोग, उसको कभी शायद उस तरीके से लिखा नहीं गया कि उसको एक यात्रा साहित्य में एक जगह मिल जाए, या फिर उस तरीके की कोई किताबें ऐसी ज़्यादा आई नहीं। तो उस तरीके से ये थोड़ा अलग किताब है जिसमें पारिवारिक यात्राओं का जिक्र है। अच्छा। और उनको एक रोचकता के साथ, एक कहानी के साथ प्रस्तुत किया गया है। अच्छा। जी जी। अच्छा। बहुत बढ़िया सचिन जी। जी जी। और जैसा कि प्रश्नों की हम लोग कड़ी की तरफ चलते हैं, एक प्रश्न हमारे एक दर्शक ने भेजा है, आप यात्रा वृत्तांत के किन लेखकों से ज्यादा प्रभावित हैं? जी देखिए, ऐसे यात्रा वृत्तांत के जहाँ तक लेखकों से प्रभावित होने का सवाल है, तो मैंने जो एस्टेब्लिश राइटर्स पहले रहे हैं उनको पढ़ा है। जैसे राहुल सांकृत्यायन है, वो तो स्तंभ है यात्रा लेखन के और यात्राओं के स्तंभ हैं। उसके अलावा हिमांशु जोशी हैं, उनको भी पढ़ा है, उन्होंने भी यात्रा वृत्तांत लिखे हैं। विष्णु प्रभाकर जी ने लिखे हैं, उनको पढ़ा है। उसके अलावा जो जैसे यात्रा वृत्तांत लेखन का जो जनक माना जाता है, फाहियान को, फाहियान का भी एक यात्रा वृत्तांत है जो सबसे पहले फाहियान ने ही यात्राओं को लिखना शुरू किया। अच्छा। तो उनका भी एक यात्रा वृत्तांत है, वो भी मैंने पढ़ा है। और एक बहुत ही फेमस है यात्रा वृत्तांत, हेचो का यात्रा वृत्तांत है, जिसमें काफ़ी सारी जानकारी दी गई है इंडिया भारत के बारे में। और स्पेशली जो आपका जो पाटलिपुत्र और वैशाली और उस एरिया के बारे में काफ़ी जानकारी दी गई है। तो इन सभी लोगों को पढ़ा है। और प्रताप सहगल हैं, उनको पढ़ा है। मीरा सीकरी हैं, उनको पढ़ा है। तो सभी लोग अच्छा लिखने वाले और प्रतिष्ठित और स्थापित लेखक हैं, और सभी से कुछ थोड़ा थोड़ा सभी से सीखा है। जैसे राहुल जी तो आपको पता ही है, स्तंभ हैं, इसमें सबसे पुराने वही हैं। तो उन्होंने मतलब सामाजिक व्यवस्थाओं को काफ़ी उन्होंने डिटेल में बताया है अपने यात्रा वृत्तांत में। और जैसे हिमांशु जी है, तो मतलब उनके यात्रा वृत्तांत में जो है स्टोरी टेलिंग बड़ी अच्छी होती है। प्रताप सहगल जब लिखते हैं तो एक आम भाषा में लिखते हैं, जो उसको वो पठनीय है, बहुत अच्छा है। तो उस सब में कहीं ना कहीं सभी लोगों से कुछ कुछ सीखा है, और उसको अपने लेखन में उतारने की कहीं ना कहीं एक प्रयास भी किया है। लेकिन बड़ी खूबसूरत बात होती है कि आपकी जो यात्रा वृत्तांत, ये जो विधा है, ये अपने आप में मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा ये आकर्षित करती है विधा, क्योंकि आपको एक चीज़ और है, लेखक के पास ये जिम्मेदारी होती है कि उस घटनाक्रम को उसी तरह हूबहू वो जी सके, पाठक जी सके। जैसे आप किसी पहाड़ पर हैं तो उस समय आपके जो अनुभव हैं, या जैसा कि आपने बताया आपका जो ज़्यादातर अनुभव है फैमिली ट्रिप के साथ है, और बड़ी मज़ेदार बात लगी कि जहाँ आजकल सोलो ट्रिप का चलन है, वहाँ आप फैमिली ट्रिप के साथ एक नए अनुभव और उस पर एक अच्छी किताब लिख रहे हैं। तो बड़ी बात है ये सचिन जी। एक हमारे दर्शक हैं अभिनव सक्सेना, उन्होंने एक प्रश्न पूछा है। वो कहते हैं कि आपको क्या लगता है, पुराने वक्त में यात्राएं ज्यादा सरल थी जबकि साधनों की कमी थी, या अब ज्यादा सरल है? प्रवीण भाई देखिए, यात्राएं करना तो अभी सरल ज़्यादा है, बिकॉज अभी साधन बहुत है, ट्रांसपोर्ट का साधन बहुत है, आपके पास रुकने की बहुत विकल्प है, अच्छे से अच्छे और सस्ते से सस्ते, महंगे से महंगे, सभी तरीके के विकल्प हैं, साधन है। लेकिन हाँ, अभी थोड़ा समय की कमी है लोगों के पास। पहले समय कहा करता था, लेकिन समय आप मैनेज कर सकते हैं। यदि आप वाकई में यात्रा करना चाहते हैं, वाकई में घूमना चाहते हैं, तो आप समय कहीं ना कहीं निकाल सकते हैं। जो चीज़ एक अंग्रेजी में जैसे कहावत है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो अगर आपके अंदर विल है तो वे तो निकल ही जाएगा। तो पहले के मुकाबले तो सरल हुआ है यात्रा करना, बिल्कुल सरल हुआ है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अच्छा, क्या हम कह सकते हैं कि जो यात्राओं में किसी भी आप इस समय टूरिस्ट प्लेस में अगर जाएंगे, या कहीं भी पहाड़ों की अगर हम बात करें, हिमाचल की बात करें, कहीं भी जाएंगे, तो एक भारी मात्रा में भीड़ देखने को मिलती है। और कहीं ना कहीं तो आपको क्या लगता है, ये जो भीड़ है, कहीं कोई व्यवधान उत्पन्न करती है? इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? ये अच्छा है, या कम अच्छा है, या ज्यादा गलत है?
जो पर्यटन स्थलों पे भीड़ वगैरह रहती है, आप उसकी बात कर रहे हैं। देखिए, पर्यटन स्थलों पे भीड़ रहने में तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन देखिए, आपकी जो घूमने जाता है, जो यात्रा कर रहा है, उसकी अपनी एक चॉइस है कि देखिए, हर आदमी तो बहुत ही अलूफ जगह पे नहीं जाएगा। जो एक सामान्य पारिवारिक यात्री है, वो तो इन्हीं जगहों पे जाता है। वो मसूरी जाएगा, वो नैनीताल जाएगा, वो देहरादून जाएगा, वो कुल्लू मनाली जाएगा, और वहाँ पे सभी जानते हैं कि वहाँ पे पर्यटक होते हैं और भीड़ काफ़ी होती है। तो वो उसकी चॉइस है। लेकिन ऐसे भी स्थान हैं जहाँ पर आप मतलब जहाँ पे आपको बहुत कम यात्री मिलेंगे, बहुत कम पर्यटक मिलेंगे। आप अगर ऐसी जगह जाना चाहते हैं तो आप वैसी जगह जाएं। बट एक फ़र्क ये है, जो आपने भीड़ से जो बताया, तो उसका एक तात्पर्य मैं केवल यही निकालता हूँ कि उस पर्यटन से जो हमारा एनवायरनमेंट है, उसको नुकसान नहीं होना चाहिए। तो एक जो दायित्व है पर्यटक के रूप में, यात्री के रूप में, वो हमें निभाना चाहिए। हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो हैबिटेट है, उसको बचा के रखना चाहिए, और एक जिम्मेदार यात्री की तरह, जिम्मेदार पर्यटक की तरह हमें यात्रा करनी चाहिए। अभिनव का ही एक दूसरा प्रश्न इन्होंने किया है, व्यापारवाद जी और बाजारवाद के बहुतायत में आ जाने से यात्राओं जी और जी पर्यटकों को कितना नुकसान हुआ है? ये अभिनव ही पूछते हैं दूसरा प्रश्न। जी, एक सेकंड दीजिए मुझे जरा। जी जी, सॉरी, बोलिएगा। अभिनव का मैंने कहा, अभिनव हमारे एक पाठक हैं, उनका दूसरा एक प्रश्न आया है कि जी व्यापारवाद जी, बाजारवाद के बहुतायत में आ जाने से यात्राओं और पर्यटन को कितना नुकसान हुआ है? सचिन जी। प्रवीण भाई, मेरे को नहीं लगता नुकसान हुआ है, मुझे लगता है फायदा हुआ है इसका। नुकसान तो नहीं। देखिए, ऐसा है कि व्यापारवाद और बाजारवाद की जब हम बात करते हैं, तो आप देखते हैं कि यूट्यूब बहुत तेजी से पकड़ बना रहा है लोगों में अपनी, और फेसबुक, यूट्यूब, जो सोशल मीडिया ओवरऑल बहुत जल्दी लोगों में अपनी पकड़ बना रहा है। और अभी आज मैं देखता हूँ कि बहुत लोग हैं जो किसी भी तरीके से, चाहे वो ट्रैवल करते हैं, चाहे वो सोलो ट्रैवल करते हैं, या फिर ग्रुप में करते हैं, या फैमिली ट्रैवल करते हैं, वो लोग अपने यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। और कुछ लोग तो इसलिए चला रहे हैं क्योंकि वो पैशनेट है ट्रैवल के लिए, और वो अपने एक्सपीरियंसेस को, अपने अनुभवों को, अपने तजुर्बे को दूसरे लोगों के साथ बांटना चाहते हैं। कुछ इस तरीके से भी हो सकते हैं कि जिन लोगों को यूट्यूब के अंदर या फेसबुक के अंदर एक बिजनेस पोटेंशियल नज़र आता है, तो उसके लिए बिजनेस पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने के लिए आपके पास प्रोडक्ट होना चाहिए। तो यात्रा का वीडियो एक प्रोडक्ट हो सकता है उस पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने के लिए। तो इससे तो जब मैं यूट्यूब पे, देखिए, आप चाहो या ना चाहो, अगर आप सोशल मीडिया पे हो, तो आज नहीं तो कल आप जो भी कंटेंट यूट्यूब या फेसबुक पे आ रहा है, आपको दिख ही जाता है वो कहीं ना कहीं। और जब आप उसको देखते हैं तो आप एक बार निगाह मार लेना चाहते हैं उस पर, देखे तो सही है क्या। तो उससे कहीं ना कहीं आपकी खुद की रुचि भी पैदा हो सकती है उसमें, है ना। आप उसको देखते हैं तो आपको लगता है कि भाई, अच्छा, ऐसे भी ट्रैवल कर सकते हैं, या ऐसे ट्रैवल जब हम करते हैं तो हम भी वीडियो बना सकते हैं। हाँ, तो कहीं ना कहीं उसको पुश मिलता है, वो प्रेरित करता है आपको यात्रा के लिए, यात्रा का वीडियो बनाने के लिए, यूट्यूब बनाने के लिए। तो एक अच्छा ही है, अच्छा चलन है उसमें। तो मेरे ख्याल से तो उससे फायदा है, नुकसान तो नहीं। क्योंकि आप एक यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं और नए लेखकों का काफी बहुचर्चित नाम है, तो एक पर्सनल आपसे सवाल है कि आपने काफी यात्राएं की होंगी ऑब्वियसली, तो आपकी जो सबसे सुखद यात्रा रही, जो आपकी सबसे मेमोरेबल ट्रैवलिंग रही, वो कहाँ की रही, किस राज्य की रही? सबसे सुखद यात्रा, देखिए, सारी यात्राएं सुखद रही ऐसे तो, ऐसा कुछ कोई दुखद अनुभव तो किसी यात्रा में नहीं रहा। और एक होता ना कि एक बड़ा जो हमेशा आपको याद रहे कि हाँ, वो यात्रा मेरी सबसे खूबसूरत रही, सबसे अच्छी यात्रा रही। जी जी जी, तो जो मुझे लगता है वो केरल की यात्रा काफ़ी अच्छी रही। अच्छा। काफ़ी, हाँ, हालांकि काफ़ी पहले की थी, 2013 में की थी, बट वो यात्रा काफ़ी अच्छी रही, और आज भी उसकी याद रहती है दिमाग में। और जब भी मैं उसके बारे में लिखता हूँ या पढ़ता हूँ या फोटोज़ देखता हूँ, तो बड़ी एक अच्छी मेमोरी दिमाग में रहती है उससे। तो काफ़ी अच्छी यात्रा रही, और उसमें काफ़ी अच्छे अनुभव भी हुए, और कुछ कुछ दुखद अनुभव उस तरीके से हुए कि मेरी गुड़िया थी साथ में, जैसे मैंने बताया कि फैमिली भी होती है, तो उसको कुछ चोट लग गई थी उधर,
लेकिन उसके चोट लगने से कुछ अच्छा अनुभव भी हुआ कि वहाँ पे लोग, जो एक व्यक्ति थे अच्छा, जिन्होंने मुझे केरल बड़ा वाले सहयोग किया। आपके साथ थी? जी 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 अरे जी। वाह! वो उस समय काफ़ी छोटी थी, 4-5 साल की। अच्छा। तो उसको थोड़ा सा, एक्चुअली हम लोग किसी रिजॉर्ट में रुके हुए थे, तो वहाँ से हमने, मतलब साइकिल चला रहा था, तो उसने बोला कि मैं भी बैठूंगी साइकिल पे। तो पीछे हुँ, वो बैठ गई साइकिल पे, उसका पैर साइकिल के पहिए में आ गया, हुँ, तो हुँ, उसका मसल रप्चर वगैरह कुछ हुआ। तो उसमें थोड़ा दुख हुआ, हम लोगों को थोड़ा परेशानी हुआ, लेकिन उसी का सुखद अनुभव ये रहा कि वहाँ पे एक हमारे जो एक तरह से गाइड थे, तो उन्होंने हमें काफ़ी हेल्प किया और अस्पताल में दिखाने लेके गए, अपना पूरा समय दिया। तो वहाँ हुँ, से, उससे हमें वहाँ के लोगों का एक अच्छा जो पक्ष है वो भी जानने को मिला। हुँ। मतलब उनको थोड़ा निकट से जानने का अवसर भी मिला साथ में, बिल्कुल, कि बिल्कुल। लोग तो कितने हेल्पफुल हैं। क्योंकि जी जब चीज़ें आप बहुत ज़मीनी स्तर पर आते हैं, तभी आप लोगों से जुड़ पाते हैं आसानी से। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सचिन जी, आप अगर विदेशी यात्राओं से भी थोड़ा परिचित हों, तो विदेशों में जो, क्योंकि यात्राओं का चलन विदेशों में बहुत ज़्यादा है, तो जी विदेशों जी में कुछ वर्ड्स हैं, जैसे हिच हाइकिंग, जो कि बहुत जी जी कॉमन है के लिए, और उसमें हिच हाइकिंग बेसिकली मैं दर्शकों को बता दूँ कि एक ऐसा टर्म है कि लोग लिफ्ट माँगकर यात्रा करते हैं। मुझे जी उनका जी नाम जी याद आ रहा है कि इलाहाबाद के ही एक कोई मित्र हैं हमारे, और उन्होंने एक जी जी रिकॉर्ड मेंटेन किया है कि वो पूरे भारत की उन्होंने यात्रा की है, और बिना जी एक जी पैसा खर्चा किए। तो जहाँ जी भी जी गए, जी टर्न माँगकर, लिफ्ट माँगकर। तो जो विदेशों जी में जी कुछ हिच हाइकिंग हो गया, काउच सर्फिंग हो गया, जहाँ पे लोग जी जी कि अपना एज़ अ पीजी अपना घर, जैसे मैं नोएडा बेस्ड हूँ, तो नोएडा जी में मैंने जी कहा यहाँ से गुज़रे तो मेरे यहाँ स्टे कर सकता है। तो जी ये जी जो जी सब जी। हैं, ये भारत में हालाँकि थोड़ी बहुत मात्रा में देखने को मिली भी हैं। तो इस आप हम्म। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? ये यात्राओं को किस तरह से आगे ज़्यादा मतलब प्रीशियस बना सकता है, ज़्यादा अच्छा बना सकता है? जी जी जी, ये जो टर्म आपने बताई है हिच हाइकिंग, और एक और टर्म होती है जिसको काउच सर्फिंग। काउ सर्फिंग जो रहता है, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। हुँ, ये नए रूप में आई है, बट ये कोई नई चीज़ नहीं है। अगर अभी भी आप हमारे देश में जाएंगे, हुँ, थोड़ा सा दिल्ली आप छोड़ दीजिए, हुँ, अगर आप थोड़ा सा भी, अगर आप 100 किलोमीटर भी इधर से निकल जाएंगे, जैसे हुँ, मैं मेरठ का रहने वाला हूँ, अगर मैं थोड़ा सा मेरठ से और 10-15-20, तो लोग वही करते हैं, लिफ्ट हुँ, मांगते हैं, हुँ, हुँ, लिफ्ट मांग के ही जाते हैं। और कोई घोड़े तांगे में लिफ्ट लेता है, हुँ, कोई कोई मोटरसाइकिल वाला जा रहा है तो उसको बोलते हैं भाई इधर तक छोड़ दो हमको, क्योंकि एक्चुअली इसका ट्रस्ट से बहुत लेना देना है। बिल्कुल। तो चूंकि आप किसी को लिफ्ट देंगे या लिफ्ट लेंगे तभी जब आप उस पर ट्रस्ट करेंगे, हुँ, और बड़े शहरों में ट्रस्ट कोशेंट तो घटता ही जा रहा हुँ, है ओवरऑल। तो इसलिए बड़े शहरों में एक ट्रेंड नहीं बना है अभी तक भी, लेकिन हमारे गांव देहात में तो अभी भी होता है। और हुँ, दूसरी जो टर्म है काउच सर्फिंग वाली, जिसका एक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म भी बना हुआ है और कोई चलाते हैं, यूएस के व्यक्ति हैं। तो वो तो हम एक्चुअली, तो हमारे यहाँ तो वही होता था। ये होटल पहले, अगर आप भी छोटे होंगे तो आपने देखा होगा कि आप कहाँ, पहले हम लोग कहीं कहाँ घूमने, हम किसी हिल स्टेशन पे घूमने नहीं जाते थे बचपन में, हम अपने रिलेटिव्स के यहीं जाते थे घूमने और उनके यहीं रुकते थे। हुँ, तो वही, ये जो काउच सर्फिंग है तो वही है कि हमारा एक जो सोशल नेटवर्क है, हम उन्हीं के यहाँ पे जाते हैं, या फिर जहाँ पे हमें जगह मिलती है वहीं पे हम जाते हैं। और हम, जैसे उसमें भी होता है कि हम कुछ पे नहीं करते हैं किसी को, हुँ, हुँ, तो जब हुँ, और गिफ्ट लेकर के जाते हैं, ऐसा कुछ ट्रेंड जो है मैंने सुना और पढ़ा है। तो पहले भी यही होता था, रिश्तेदारी में जब हम जाते थे तो उनको पैसे नहीं देते थे वहाँ पे रुकने के, और उनके बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट लेके जाते थे, कुछ फ्रूट लेके या मिठाई लेकर के जाते थे, या कुछ आते हुए उनको 100-50 रुपए बच्चों को पकड़ा करके आते थे गिफ्ट के रूप में। तो ये सब जो टर्म है विदेशियों ने बना दिए हैं, हम उसको, वही है जैसे जब कहते हैं कि जब योग है, जब वो योगा बन करके अमेरिका से आया तो लोगों ने उसको करना शुरू करा, उससे पहले कोई नहीं करता था। तो ये यही कहिए कि चीज है। अगर पहले देखा जाए तो यात्राओं के मामले में अगर किसी को कहीं जाना होता था, तो वो ज़रूरी नहीं कि रिलेशन में ही हो, वो कोई ना कोई संबंध जी निकाल देता था। पहले ऐसा भी होता था जी कि किसी मौसी के मौसा जी हैं, वहाँ हम लोग स्टे कर सकते हैं। तो ये जी जी बहुत जी अच्छा, जी काउच सर्फिंग केवल टर्म्स बदला है, नाम आकर्षक हुआ है, मॉडर्नाइज़ हुआ है, लेकिन ये जी जी, अगर देखा जाए तो इसका मूल जो है वो इंडिया में बहुत बहुत समय से प्रचलित है। बहुत समय से चल रहा है बिल्कुल। और अगर हम, जो ये मॉडर्न रूप जो आया है इसमें भी अगर हम, तो ये एक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है सोशल हुँ, फेसबुक की तरह ही, जहाँ पे हम लोग, जैसे जैसे आप हमारे साथ सोशल मीडिया पे जुड़े हैं, तो हम आपको, आपकी एक्टिविटी को देखते हैं साल, 6 महीना, 1 साल, फिर कहीं हुँ, जाकर के आपस में बातचीत होना शुरू होता है फेसबुक के माध्यम से। और फिर वो एक स्टेज आती है जहाँ पे हम बोलते हैं कि भाई प्रवीण भाई, जो है आप आइए एक दिन चाय पीने, या मैं आप आऊँगा नोएडा तो मैं आपसे मिलूंगा और चाय पियेंगे। तो वही एक है। और आई थिंक ये तो हमारे यहाँ पहले से होता है, कोई नई चीज़ नहीं है।
बट शहरों में हाँ ये चीज़ शायद अभी दोबारा से आएगी। पहले तो शहरों में भी ऐसा होता था, बट अभी आएगा तो दोबारा एक नए रूप में आएगा, और उसमें ट्रस्ट बिल्डिंग एक बहुत बड़ा एक फैक्टर रहेगा। अच्छा, एक चीज़ और है कि आजकल देखा जाए तो जितने भी 9 टू 5 वाले यंगस्टर्स हैं, वो जी जी सब के अंदर जो पैशन होता है, उन पैशन में एक जो ज़्यादा चीज़ कॉमन है वो है ट्रैवलिंग। 3x3 वो है। की ट्रैवलिंग, यात्रा करना। 3x3 की कोई हाँ भी करना है तो हर एक बंदा ये सोचता है कि मेरा अंततोगत्वा मैं पहाड़ों में रहूँगा, वहाँ घूमना चाहता है, वहाँ वो सोलो ट्रिप करना चाहता है, वो लद्दाख जाना चाहता है बुलेट से। लेकिन फिर भी जी वो जी बेचारा जॉब में 9 टू 5 की जॉब में उलझा हुआ है। लेकिन जी अब जी जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मेरे एक सपने पलते हैं कि हाँ, जाऊँगा, जी लेकिन जी तो ये जो जी समय का अभाव है, जी हम एक होता है ना, हमारी एक सोच है कि ये करना है और हम कर नहीं जी पाते हैं। तो जी ज़्यादातर जी आज जी इसी में उलझ के रह गए हैं। जी 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 आपका क्या कहना है, कैसे हम लोग टाइम निकालें या इस टाइम अरेंजमेंट कैसा हो, टाइम मैनेजमेंट कैसा हो? जी। देखिए, इसमें एक चीज़ मैं बोलूँगा कि चाणक्य ने भी ये कहा है कि अगर हम ये सोचेंगे कि हम परफेक्ट कोई भी चीज़ को तभी करेंगे जब सभी साधन उपलब्ध होंगे, या एक परफेक्ट सेटिंग्स होंगी, तभी वो चीज़ हम कर पाएंगे, तो वो समय नहीं आएगा। वो ऐसा पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि सब चीज़ें हमारे सब जो परिस्थितियां हैं हमारे पक्ष में हो। ऐसा हुँ, समय मुश्किल होता है, ऐसे परिस्थितियां बनना जहाँ सब चीज़ें हमारे पक्ष में हो। हुँ, समय हुँ, भी हो, पैसा भी हो, और घूमने की जगह भी हो, और बाकी सामाजिक और पारिवारिक स्थितियां भी पक्ष में हो, तो हुँ, वो समय नहीं आएगा। और इस पे मैं आपको एक बताऊंगा। एक मैंने इनका हिमांशु जोशी जी का एक यात्रा वृत्तांत है, तो उसमें उन्होंने जो उसका फॉरवर्ड है, भूमिका समझ लीजिए, उसमें जो उन्होंने खुद ही लिखा है कि जब वो राहुल जी से पहली बार मिले, हुँ, तो हुँ, उन्होंने बोला कि जो आपकी पुस्तक जो पढ़ करके मुझे इतना ज़्यादा लगा कि मुझे एकदम से घर छोड़ करके घूमने निकल जाना चाहिए। तो मैं घर छोड़ करके निकल गया घूमने के लिए, लेकिन मैं दिल्ली में आके अटक गया, फिर मैं आगे कहीं जा नहीं पाया। तो उन्होंने उनसे बोला कि देखिए, ऐसा है कि किसी के अंदर घूमने की ज़्यादा प्रवृत्ति होती है, किसी के अंदर कम होती है, लेकिन हुँ, और सभी लोग नई दुनिया को, नई चीज़ को देखना चाहते हैं, ये राहुल जी ने उनसे कहा। और हुँ, लेकिन ठीक है, किसी के अंदर कम है, किसी के अंदर ज़्यादा है, किसी को परिस्थिति अलाउ करती है, किसी को नहीं करती है, लेकिन हमें उस जो घूमने की जो अपनी जिजीविषा है उसको हुँ, बरकरार रखना चाहिए, और हमें प्रयास करते रहना चाहिए। जितना हम कर सकते हैं उतना करेंगे, उसका कोई बेंचमार्क नहीं है। हुँ, ये आपके ऊपर है, आपकी परिस्थितियों के, आपके निर्णय के ऊपर है कि आप कितना उसको करना चाहते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है, और आप कितना चाहते हैं अंदर से। बड़ी प्यारी बात ये आपने कही है वाक़ई। जी। और और जैसा कि अगर मैं इसका उदाहरण दूं अपने को लेकर के, तो अ, देखिए, हम लोग मैं अगर अपनी बात भी करूं, तो मैं तो कॉरपोरेट में काम करता हूं, तो वहाँ पे 5 दिन तो ऑफिस है हम लोगों का। और हुँ, काफ़ी टाइम क्योंकि प्रायोरिटी जिस तरीके से होती है, काफ़ी टाइम आपको घर से भी काम करना पड़ता है चीज़ों को लेकर के, तो और वो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। वो अच्छा लगता है जब हम अपना कोई भी काम करते हैं, तो अच्छा लगता है कि हुँ, हाँ, हमने एक काम समय से किया और उसको अपना 100% टाइम दिया, दफ्तर का भी। तो लेकिन फिर उसमें ये एक चैलेंज रहता है कि भाई आप बाहर जाने का कैसे प्लान करें, स्पेशली फैमिली के साथ। देखिए, आप अकेले तो आप कैसे भी जा सकते हैं, हुँ, हुँ, लेकिन फैमिली के साथ जाने के लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ती है काफ़ी समय, और हुँ, उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखना पड़ता है। और काफ़ी टाइम फैमिली के साथ जाना थोड़ा एक्सपेंसिव भी होता है, बिकॉज आपका खर्चा दुगना तिगना चौगना हो जाता है। हुँ, तो हम लोग के पास भी समय कम है, हुँ, लेकिन फिर भी हम वही वही जो बात मैं पहले बोल रहा था कि हम बेंचमार्क ना बनाएं कि हम 1 महीना अगर ट्रैवल करेंगे तो वही ट्रैवल होगा, अगर हम हुँ, पहाड़ पे ट्रैवल करेंगे तो वही ट्रैवल होगा, हुँ, या फिर हम जो समुद्र के किनारे जाएंगे तो वही ट्रैवल होगा। ऐसा ऐसा बेंचमार्क ना बनाएं। हुँ, तो चूंकि जो कोई भी, चाहे लेखन है, चाहे वो घूमना है, ये एक कला है, हुँ, और कला का कोई पैमाना नहीं होता है। कला एक एक कर्व है, एक कला कला एक कर्व है, तो उसका कोई पैमाना नहीं होता उसका। आप देखिए, अगर आप 8वीं क्लास तक तो सभी गणित पढ़ते हैं, तो गणित में जो कला होती है उसको हम चांदे से नापते हैं। हुँ, तो बिल्कुल। चांदे में कौन होता है, कोई पैमाना नहीं होता है। तो इसलिए हुँ, कला को देखने का सबका अपना अपना एक कौन होता है, एक दृष्टिकोण होता है। हुँ, हुँ। तो उसको किसी परिभाषा में नहीं बांध सकते हम। उसका कोई बेंचमार्क ये नहीं होता, कोई वाक़ई पैमाना नहीं बड़ी होता है अच्छी उसका। बात है आपने कही है कि हम किसी बेंचमार्क में ना बने और कला का पैमाना नहीं होता। ये अद्भुत बात है और वाक़ई आपका ये अगर आप उसको पैमाने में बांध देंगे तो फिर विज्ञान बन जाएगा।
ज्ञान बन जाएगा। हाँ, वो कला नहीं होगा। हाँ, चीज़ें मतलब बहुत सहज नहीं होंगी फिर अगर आप हमें जी, जी। अपना टारगेट करेंगे बेंचमार्क अगर हमने अपना सेट किया तो फिर बहुत सहज नहीं होगा। और शायद फिर आप इस तरह से अगर किसी अब जैसे मैं एक आपको वाकया बताता हूँ, मेरे हुँ, मैं मनी कॉर्पोरेट से जुड़ा हूँ, तो जो मेरी ऑफ़िस की तरफ से एक जो ट्रिप ऑर्गेनाइज़ होता है, तो वहाँ बहुत जी। ज़्यादा मैं सेलिब्रेट नहीं कर पाता हूँ क्योंकि प्रॉपर वेल प्लान्ड होता है और जी, एक जी, जी। माइंडसेट होता है, तो चीज़ें वहाँ बहुत ज़्यादा सहज नहीं हो पाती हैं। जी। अच्छा सचिन जी आपको क्योंकि अभी तक हमने जो भी डिस्कशन किया वो ज़्यादातर फैमिली ट्रिप के इर्द-गिर्द किया। क्या आपको जी, जी, सोलो जी। ट्रिप अनुभव है? आपने सोलो ट्रिप भी किया है? सोलो ट्रिप उस तरीके से नहीं किया है कि भई जैसे कि पर्वतों, पहाड़ों में उस तरीके से नहीं किया है, लेकिन जब ऑफ़िस की तरफ से हम लोग जाते हैं, तो वो सोलो ट्रिप ही होती है एक तरह से। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, तो जैसे कि मैं बताता हूँ जैसे उड़ीसा में हालाँकि परिवार के साथ भी गया हूँ, हुँ, बट हुँ। चूँकि हमारा वहाँ पे ऑफ़िस है, प्लांट है, तो वहाँ पे 2-3 बार पहले वैसे भी गया हूँ। तो मैं अकेले भी हुँ, वहाँ पे घूमा हूँ। कलकत्ता हुँ, में हमारा ऑफ़िस है, वहाँ पे मैं जाता हूँ, तो फिर वहाँ पे भी अकेले घूमा हूँ। और हुँ, वो भी अच्छा लगता है, वो भी अच्छा लगता है क्योंकि उसमें कोई रोक-टोक नहीं होती है, आप कितना हुँ, भी समय कहीं पे बिता सकते हैं। हुँ, लेकिन फिर हुँ, भी एक समय ओवरऑल तो एक समय की बद्धता हमेशा ही रहती है। हुँ। तो उस तरीके का अनुभव है और अच्छा होता है वो अनुभव भी। देखा जाए तो सोलो ट्रिप का एक अपना अलग अनुभव है। फैमिली ट्रिप जी, का आप जी, जी। आपके हिसाब से हालाँकि फैमिली बिल्कुल, ट्रिप का मुझे बिल्कुल। अनुभव नहीं है, तो फैमिली ट्रिप का एक अलग जी, अनुभव है। जी। तो आपके हिसाब से जी। ज़्यादा आकर्षक क्या है, फैमिली ट्रिप या सोलो ट्रिप? ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू होगा। जी, देखिए मैंने बताया कि दोनों ही चीज़ों का अपना अलग मज़ा है और हुँ, हुँ, आपकी परिस्थिति के ऊपर है कि हुँ, हुँ, कौन-सी चीज़ आपको क्योंकि जब आप फैमिली के साथ जाते हैं तो उसका भी अपना एक मज़ा है और जब आप सोलो ट्रिप करते हैं उसका तो आप उन दोनों का कंपैरिज़न नहीं कर सकते। हुँ, आप एक आनंद को दूसरे आनंद से तुलना नहीं कर सकते। हुँ। तो ये उसी तरीके से होगा कि आपको पानी ज़्यादा अच्छा लगता है या खाना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अच्छा। दोनों एक-दूसरे के विशेष बिना अधूरे हैं। हमारी एक दर्शक हैं कविता पाठक जी, उनका भी एक प्रश्न आया है कि आपको फैमिली ट्रिप ज़्यादा पसंद आई या सोलो ट्रिप? ये तो मेरी वही आप श्रीमती जी क्या हैं। बताते हैं? अच्छा, अरे वाह! ठीक है? तो इन्होंने बहुत मुझे लगता है ट्रोलिंग शुरू कर दिया है मेरा। अच्छा, चलिए तो तो हमको इनको मतलब तो जानना इनको तो मुझे चाहते हैं यही कि आप क्या आप जी। गलती से आप सोलो ट्रिप का नाम ले लें और लाइव सेशन के बाद आपकी क्लास जी, शुरू जी। हो जाएगी अच्छे कैसे। हाँ, तो इसको सेफ साइड पे होते हुए मैं यही बोलूँगा कि फैमिली ट्रिप ही अच्छा लगता है मुझे। चलिए रही बात जी, जी, फैमिली जी। ट्रिप और सोलो ट्रिप के बारे में जब जी, मैम ने की तब हम इसके बारे में विस्तार से बात कर सकते हैं और आई गेस कि आप उसमें फिर सोलो ट्रिप का नाम लेंगे। खैर आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। एक दर्शक है हमारे उन्होंने प्रश्न ये जी, किया है चूँकि इन दिनों यात्राओं से जुड़ा बहुत कंटेंट इंटरनेट में उपलब्ध रहता है। इसमें ब्लॉग होता है, वी ब्लॉग होते हैं, वीडियोज़ वगैरह होते हैं। तो लोगों को आसानी हुई है या उनका कन्फ्यूज़न बढ़ा है? क्योंकि बड़े लेखक ये मानते हैं जैसे राहुल संस्कृत्यायन का मैं ज़िक्र करूँ, तो उनका भी ये मानना होता है कि यात्राएँ पहले से प्लान नहीं करनी चाहिए। वो एक स्वयं की खोजने की प्रक्रिया है कि आप स्वयं खोजिए। लेकिन अब हमारे पास इतना कंटेंट है, हमारे पास जहाँ भी हम जा रहे हैं उसके बारे में हमें सारी चीज़ें बहुत आसानी से, बहुत ईज़ी क्लिक में हमारे सामने उपलब्ध है। तो ये किस तरह से उचित है या ऐसा है कि ये जी। लोगों को कन्फ्यूज़न बढ़ता है जो लोग घूमना चाहते हैं? प्रवीण भाई इसमें मेरी राय ये है कि मैं कन्फ्यूज़न बढ़ाना नहीं बोलूँगा इसको। देखिए ऐसा अच्छा। है कि अगर आप आज अगर एक साहित्य प्रेमी के रूप में अगर मैं बात करूँ, किसी व्यक्ति की, हुँ, अगर हुँ। मैं सपोज़ मैं प्रवीण जी की आपकी ही बात करता हूँ, हुँ, हुँ। तो हो सकता है कि आपको जैसे एक उपन्यास आपको पसंद है, हुँ, हुँ। आप उसको पढ़ना चाहते हैं, हुँ, लेकिन बीइंग एन एडल्ट सबकी जो मतलब किसी भी कंटेंट को ग्रहण करने का जो तरीका होता है, हुँ, हुँ। वो अलग-अलग हो सकता है। हुँ, जैसे कुछ लोगों को पढ़ना बहुत अच्छा लगता है हुँ, और उसमें भी 2 तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग पेपर बैक पढ़ के ही उनको संतुष्टि होती है। हुँ, उनको किंडल पे पढ़ना उतना अच्छा नहीं लगता है या उतना उससे नहीं वो पढ़ पाते हैं, जबकि सेम कंटेंट होता है उसमें। हुँ। और कुछ लोग ऑडियो बुक्स को ज़्यादा अच्छे तरह सुन पाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। कुछ सबकी अपनी लोग पसंद उसको वीडियो से देख करके तो सबके हुँ, लिए सबका अलग-अलग चॉइस है और ये अच्छी बात है कि हुँ, सबके चॉइस के हिसाब से कंटेंट अवेलेबल है। बिल्कुल। तो हुँ, कोई भी उस जानकारी से, उस नॉलेज से, उस ज्ञान से हुँ, अनभिज्ञ ना रहे जो कि इस भूमंडल में या इस संसार में अवेलेबल है। तो सबके लिए कुछ ना कुछ तरीके से चीज़ें हैं। देखिए अब यूट्यूब है ना?
तो यूट्यूब सबके लिए अवेलेबल है, मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है। लेकिन मैं यूट्यूब नहीं देखता हूँ, या बहुत कम देखता हूँ। जब मुझे बिल्कुल कहीं जाना होता है तो मैं थोड़ा देखता हूँ कि कम मतलब जाना है और समय कम है इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए, तो तुरंत यूट्यूब पे 1-2 वीडियो देख लो तो आपको फेयर आइडिया हो जाएगा। बट जहाँ तक अपने शौक की बात है, एक साहित्य का रस लेने की बात है, किसी किताब का जो है उसको रोचकता से पढ़ के जो आनंद आता है उसको लेने की बात है, तो आप उसको पढ़ते हैं और उसका अलग एक अपना मजा है। तो सबके लिए चॉइस अवेलेबल है और सब उस हिसाब से पढ़ते हैं, तो उसमें कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं। इसमें आपको सेलेक्ट करना है। शुरू में कन्फ्यूजन हो सकता है, जब आप एक इनिशियल पाठक के रूप में जुड़ते हैं किसी भी चीज़ से, या सपोज आप इनिशियली पहले आप कुछ काम करते हैं और आपका इस तरफ कोई झुकाव नहीं है और अचानक से एक झुकाव होता है, चाहे किसी की किताब पढ़ के या वीडियो देख करके, तो आप थोड़ा सा देखते हैं कि मैं यूट्यूब देखूं या किताब। शुरू में हो सकता है थोड़ा सा उसमें आपको हो, बट जब आप थोड़ा सा उसको करते हो आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि आपको वीडियो देखना है, किताब पढ़ना है या ऑडियो बुक सुनना है। जी बिल्कुल बिल्कुल। सचिन जी, एक चीज और है, एक मेरा ये प्रश्न यहाँ से एक और मैं आगे लूंगा, जो अब थोड़ा हम यात्राओं से थोड़ा आगे आते हैं, अब लेखन की तरफ हम बढ़ते हैं। जी जी। सपोज मैं एक यात्री हूँ और मुझे घूमना ज़्यादा पसंद है, तो क्या यात्रा वृत्तांत लिखते समय हमारे लेखन को आवश्यक है? अगर हम मतलब, या हम सिर्फ घटनाओं का हम जिक्र करते जाएं, वो लेखन शैली बन जाएगी हमारी? देखिए, सिर्फ आप घटनाओं का जिक्र करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आप किसी जगह के बारे में जानकारी देना चाहते हैं तो आप देंगे ही, और देना भी चाहिए। लेकिन जैसे कि मैंने आपको शायद पहले बताया था कि अगर कुछ जानकारी हमें मिली है, हमने कहीं जा करके उसे जुटाया है, चाहे वो जानकारी उस जगह को उसके स्थानों को लेकर के हो या उसकी सभ्यता, संस्कृति, समाज को लेकर के हो, अगर वो जानकारी हमने लिखी है और अगर वो पठनीय नहीं है तो उसको लिखने का उद्देश्य अधूरा रह जाता है, क्योंकि वो पाठकों तक पहुंचता नहीं है, मतलब पाठक उसको पढ़ता नहीं है। तो उसको पठनीय बनाना जरूरी है, तो उसको रोचकता प्रदान करना जरूरी है। तो कहीं ना कहीं जो आपने देखा है, जो आपने समझा है, वो एक यात्री के रूप में आपने समझा है, लेकिन लेखक के रूप में जो आपका दायित्व है वो उसको रोचकता के साथ परोस करके दूसरों को पठनीय देखिए, लेखक का क्या रोल है? लेखक का वरना तो आप बहुत सिंपल है, आप मोबाइल से वीडियो बनाइए और उसको यूट्यूब पे डाल दीजिए, या फिर जो इसको भी आप देना चाहते हैं आप दे दीजिए, तो वो उसको देख लेंगे। लेकिन लेखक के रूप में जो आपका दायित्व और जो आपका रोल है वो यही है कि आप उसको रोचकता के साथ उसको परोस सकें। जी, बहुत बढ़िया पॉइंट है ये कि मतलब लेखन इससे यही मतलब तुलना कि आपका अगर सूक्ष्म उत्तर में अगर उसकी बात करूँ तो यही है कि एक यात्रा, अगर आप यात्रा वृत्तांत लिख रहे हैं तो आपका लेखन कुशलता भी आपकी बहुत आवश्यक है। अच्छा सर, आपको कब आपने जैसे ये किताब लिखने की अगर बात करूँ तो आपको कैसे लगा कि अब आपको किताब भी लिखनी चाहिए? तो इसके बारे में आपको क्या इंटरेस्ट था? कैसे आपके अंदर किताब लिखने की रुचि उत्पन्न हुई? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लेखक, बहुत सारे ऐसे यात्री हैं जो काफ़ी यात्राएँ करते हैं, लेकिन वो भी किताब के बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको किताब लिखनी चाहिए? जी, तो प्रवीण, इसका एक्चुअली ये मेरी लेखन की यात्रा की एक जर्नी है, जो मैंने बताया कि यात्राएं तो खैर जैसे मैंने बताया था कि मैं 2013 में जो केरल की यात्रा जो आपने पूछी थी सबसे अच्छी कौन सी रही, तो मैंने बताया उससे पहले भी यात्राएं करी हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो लिखना जो शुरू किया है वो तभी से 2013 के बाद ही शुरू हुआ है वो। अच्छा। तो उसमें जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी हम रिव्यू राइटिंग से। तो जैसे वहाँ पे गया तो मैंने कुछ रिव्यूज़ पढ़े थे जाने से पहले, और उन रिव्यूज़ का मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ वहाँ पे, स्पेशली जहाँ पे मैं रुका या फिर घूमने भी गया, तो उनसे बड़ा फ़ायदा हुआ उन रिव्यूज़ से। और मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि किसी ने रिव्यू लिखा और एक एक्स्ट्रा एफर्ट किया, घूमने गए तो ठीक है, उसके बाद उसने थोड़ा पेन लिया और उस रिव्यू को लिखा कहीं पे, और उसके रिव्यू को मैंने पढ़ा और उससे मुझे फ़ायदा हुआ। तो मैं भी बहुत जगह जा रहा हूँ घूमने, तो मेरे एक्सपीरियंस से, मेरे लेखन से अगर किसी को फ़ायदा हो सकता है तो अच्छी बात है। तो मैंने उस इंटेंशन के साथ रिव्यू लिखना शुरू किया पहले, और काफ़ी कंटिन्यूसली मैं रिव्यू लिखता रहा 2-3 साल तक, और उसको बहुत लोगों ने पढ़ा। उसके स्टैटिस्टिक्स भी मेरे पास आते रहते हैं। जो एक वेबसाइट है ट्रिप एडवाइजर, जो काफ़ी फेमस है रिव्यू के लिए, तो उसमें मैं रिव्यू लिखता था और उसको थोड़ा मैं रचनात्मकता के साथ लिखता था, मतलब लेखन की, ऐसा नहीं कि
वेदर दिस होटल इज गुड और बैड, नॉट लाइक दिस। हाँ, उसको उसमें थोड़े पक्ष रख के लोगों के, थोड़ी रचनात्मकता डाल करके थोड़ा लिख कोशिश करता था और लिखता था उसमें। 2-3 साल वो लिखता रहा। फिर एक हम जो है, जैसे मैंने बोला, यात्राएं तो करते रहते थे, तो बहुत दिनों बाद फिर एक यात्रा हमने करी थी, मतलब बीच में भी चल रही थी यात्राएं। तो फिर 2015 के एंड में मेरे एक मित्र हैं जो चंडीगढ़ में रहते हैं, तो उनके साथ एक यात्रा हमने कसौली की करी। तो चूंकि उससे कहीं ना कहीं एक लिखने का दिमाग में आया मेरे को, क्योंकि उस यात्रा में थोड़ा भावनात्मकता बहुत जुड़ी हुई थी, क्योंकि वो मेरे बहुत पुराने मित्र थे, बचपन के, हम लोग स्कूल में साथ पढ़ते थे और बहुत दिनों बाद हम लोग मिले थे, बहुत सालों बाद मिले थे हम लोग। तो उसमें कहीं ना कहीं एक स्टोरी क्रिएट कर दी उसने दिमाग में एक। तो उसके साथ फिर जो यात्रा, और वो जो मुलाकात एक यात्रा थी, और उस फिर हमने साथ में भी यात्रा करी, तो वो एक कहीं ना कहीं एक जो फॉर्मल राइटिंग का स्टार्ट उधर से हो गया। और उसके बाद फिर जब वो मैंने लिखी, फिर वो एक किताब के रूप में आई। तो हालांकि मेरा जो पहला आइडिया उसको किताब बनाने का नहीं था, मेरा एक आइडिया था कि एक पेपर ब्लॉग की तरह उसको बनाया जाए, पेपर पे लिख करके 15, 20, 25 जो भी जितना भी उसका साइज था, उसको बना करके सर्कुलेट किया जाए दोस्तों में, क्योंकि हम सब लोग काफ़ी एक्साइटेड थे, काफ़ी दिनों बाद मिले थे। तो अपने एक्सपीरियंस को, अपने अनुभव को बांटना चाहता था मैं, तो उसको लिखा था। लेकिन फिर वो कुछ इस तरह की परिस्थितियाँ बनी, कुछ मेरी बिटिया से मुझे सुझाव मिला कि इसको किताब के रूप में आप ट्राई कीजिए। तो मैंने प्रयास किया, तो एक किताब के रूप में वो आ गई। वो अब आप देख, अमेजोन पे भी उपलब्ध है अभी भी। तो मैं आपको आपके लिए, और जहाँ तक अभी मैं इसके स्टैटिस्टिक्स देखता हूँ अमेज़न पे, आपके रिव्यू भी और यात्रा वृत्तांत में टॉप पर भी अभी भी बरकरार है। जी तो बड़ी अच्छी बात है कि मतलब बड़े कम समय में आपकी किताब इतना अच्छा जी। परफॉर्म करती है। उसके तो बाद जी, हाँ, उस किताब के बाद फिर वो जो पैशन था राइटिंग का वो बढ़ता गया, और उसके बाद फिर ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। ब्लॉग पे खुद लिखा, कुछ और लोगों ने भी, कोई भी मैंने आमंत्रित किया लिखने के लिए, उन लोगों ने भी लिखा। तो काफ़ी कंटेंट ब्लॉग पे आ गया। उसके मैं बाद ये जी बताना चाहता हूँ कि सचिन जी, आप एक ब्लॉग यात्रा वृत्त चलाते हैं, जो कि काफ़ी नंबर्स में इसमें विजिटर्स आते हैं और काफ़ी पठनीय सामग्री इसमें उपलब्ध है आपके यात्रा के संबंध में। तो इसके बारे में कुछ आप बताएं, ये ब्लॉग कब से आप चला रहे हैं, इसमें कौन आप हैं और भी आपके कुछ साथी या फिर टीम इस पे काम कर रही है? देखिए, इसको चलाता तो मैं ही हूँ, इसमें कोई ऐसे प्रोफेशनल टीम कोई लगी हुई नहीं है, इसको मैं ही चलाता हूँ और मैं अपने अनुभव इसमें लिखता हूँ। और कुछ मेरे साथी लोग हैं जो जो लिखने की इच्छा रखते थे, तो उनके भी कुछ आलेख जब वो देते हैं तो मैं उनको भी लगाता हूँ, उन आलेखों को भी, उनके जो ट्रैवल आर्टिकल्स हैं उनको भी मैं जगह देता हूँ। क्योंकि ट्रैवल एक ऐसी चीज़ है जो आप को करनी पड़ती है एक्चुअली। उसमें ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लिख दें अपने कहीं से पढ़ करके। और आजकल आप देख रहे हैं कि पिछले 6, 7, 8 महीने से तो कोई ट्रैवल हुआ ही नहीं किसी का। तो उस दशा में किसी भी ब्लॉग को चलाना, और हालांकि वो तो मेरा पहले से ही कॉन्सेप्ट था कि कुछ और भी लोग जो भी इच्छा रखते हैं वो लिख सकते हैं उसमें, और उसमें मैंने लिखा भी है, कोई लिखना चाहते हैं तो वो आमंत्रित है। तो उनके सहयोग से उस पर कंटेंट और आए, और लोग पढ़ें, लोग उससे जुड़े, तो उसके उस एक इंटेंशन के साथ और लोगों को भी जोड़ा था। उसमें है 7-8 लोग जुड़े हुए हैं जो लिखते हैं, मेरे अलावा और लोग भी हैं। तो सचिन जी, अब चूंकि लॉकडाउन अब पूरी तरह से हटने की कगार पर है और ऑलमोस्ट हट भी चुका है, तो अब आपकी आने वाली यात्रा कहाँ की होगी, इसके बारे में दर्शकों की अभी तो इसको एक्चुअली मैंने एक लाइव सेशन किया था शायद मार्च अप्रैल में, उसमें काफ़ी डिटेल से बात किया था कि कहाँ यात्रा करनी चाहिए, बट लेकिन उस समय और अभी के समय में बहुत अंतर आ गया। तो जो पहले जो एक एडवाइस या एक अपनी राय मैंने शेयर करी थी वो अभी एप्लीकेबल नहीं है। अभी तो जो महामारी आप देख रहे हैं बहुत बड़ी बुरी दशा में फैली हुई है सब तरफ। तो अभी मैं कहना चाहूँगा कि इस साल तो कहीं भी बाहर यात्रा करने से बचें। देखिए, अगर आप सुरक्षित रहेंगे तो फिर यात्रा तो चलती रहेंगी। तो सुरक्षित रहना, अपने परिवार को सुरक्षित रखना, अपने लोगों को सुरक्षित रखना, वो पहली जिम्मेदारी है। और उसके बाद फिर 2-4 महीने का अगर हम संयम रखेंगे तो फिर उसके बाद तो फिर यात्राएं होती रहेंगी, और यात्राएं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल फिर करी जाएंगी यात्राएं। के मेरा सभी दर्शकों से यही कहना है कि अभी शारीरिक यात्राएं ना करें, आप लोग भावात्मक तरीके से यात्राएं कर सकते हैं। आप जी 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 का जो ब्लॉग है वहाँ पे आपको काफ़ी जगहों की जी जानकारी मिल जाएंगी, और सचिन जी को जो जी किताब है उसमें भी इनके काफ़ी सारे अनुभव और यात्रा से जुड़े काफ़ी सारे फैक्ट्स आपको जानने को मिल जाएंगे।
तो सचिन जी, चलते चलते मैं कुछ जानना चाहता हूँ कि अब अगर आप अगली किताब के बारे में हम कुछ बात करें तो अगला आप पाठकों को क्या उपलब्ध कराएंगे? वो भी यात्रा से संबंधित होगा या कुछ नया, या कोई नॉवेल, किस पे आप काम करना चाहेंगे आने वाले समय जी प्रवीण जी, अगली किताब से बात करने से पहले मैं पहले जो मेरी जो ये प्रेजेंट किताब है उसके बारे में थोड़ा बात करना चाहूँगा। में? तो मैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं मित्र लोग, उनको एक पहले किताब के का कवर दिखाना चाहूँगा, क्योंकि तीखर का प्लेटफॉर्म काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो और जैसा कि मैंने कहा जी कि आजकल यात्रा से संबंधित लेखन थोड़ा अब हम्म, एक्टिव हुआ है, हालाँकि जी 90s हम हम्म 2000 की ईस्वी की बात करें सर, तो इस समय हम्म थोड़ा यात्रा में काफ़ी लेखन बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं हुआ है। अब तो काफ़ी अच्छी बात है कि हमारे जो युवा साथी हैं, आप हैं, और भी हमारे 2-3 हैं जो कि काफ़ी यात्रा वृत्तांत लेखन जी करते हैं। जी जी जी। तो इसका जो सबसे पहले मैं अपनी जो ये किताब है लहासा नहीं लवासा, इसका नाम का स्टोरी तो मैंने आपको बता ही दिया। हुँ, इसके इसमें जो डेस्टिनेशंस मैंने कवर किए हैं वो इस तरीके के हैं, या तो वहाँ पे लोग अगर गए हैं तो उसको एक नए दृष्टिकोण के साथ पेश किया गया है उस जगह को, और अच्छा, अगर या फिर कम ऐसे स्थान है जहाँ पर लोग कम गए हैं, अच्छा। जैसे कि लवासा मैंने बताया। तो लवासा एक हिल स्टेशन है हुँ, जो हुँ। पुणे से करीब 40-50 किलोमीटर है, ज़्यादा दूर नहीं है। हुँ, हुँ। और ये एक ऐसा शहर है जहाँ पर मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर भी है और प्राकृतिक सौंदर्य भी, दोनों ही है। हुँ, हुँ, तो इसका एक इस जगह का अपना एक अलग आनंद है, हुँ, जो आपको शायद और हिल स्टेशन में ना, क्योंकि जितने भी हिल स्टेशन हमारे भारतवर्ष में हैं हुँ, वो सब हुँ। अंग्रेजों के बनाए हुए हैं। अच्छा। केवल ये एक ऐसा हिल स्टेशन है जो भारतीय ने खुद डेवलप किया है, हम लोगों अच्छा, ने खुद डेवलप किया है। बाकी अच्छा। कोई भी हिल स्टेशन है, चाहे वो मसूरी, नैनीताल, कुल्लू मनाली, कुछ भी आप बोलिए, वो सब अंग्रेजों के बसाए हुए हैं। ये एक हुँ, ऐसा हिल स्टेशन है जो हमने खुद बनाया, भारतीयों ने डेवलप हुँ, किया है इसको। तो एक इसकी ये विशेषता भी है, और दूसरी बात, एक मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है। और इसमें जो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो इटली का एक शहर है फिलिपिनो, उसके हुँ, हुँ, बेस पर ये बनाया गया है। और सभी वहाँ पे मॉडर्न फैसिलिटी है और साथ साथ प्राकृतिक सुंदरता भी है। मतलब वहाँ हुँ, पे एक रिवर है, पहाड़ों के बीच से बहती हुई रिवर है, पहाड़ है। और वहाँ पे, और दूसरी बात, आपको वहाँ पे एक सुरक्षा का एहसास भी होगा जब आप जाएंगे। हुँ, रोड्स हैं उस तरीके से बनी होंगी कि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि भाई यहाँ पे कोई दुर्घटना हो सकती है क्या, इस तरीके का आपको नहीं मिलेगा। तो वो एक जगह है। उसके अलावा जैसे दूसरी जगह है इसमें जमटा, जो हिमाचल का एक छोटा सा गांव है सिरमौर का। हुँ, तो उसके हुँ, उसमें किस तरीके से आप उसको घूम सकते हैं, और वो कैसी जगह है, वो किस पर्पज से हुँ, है ना। तो वो वहाँ पे जैसे मैंने बताया फैमिली ट्रैवल का कॉन्सेप्ट है। तो वहाँ पे किस तरीके से आप अपने आप से बात कर सकते हैं, अपनों से बात कर सकते हैं, कैसे अपने आप को रिजुवनेट कर सकते हैं, और कैसे प्रकृति को आप एंजॉय कर सकते हैं, उस सब चीज़ों के बारे में मैंने बताया है। और एक एक कहानी के रूप में उसको बुना है, जिससे उसमें रोचकता है, लोगों का पढ़ने के लिए रुझान बढ़े उसको। क्योंकि वरना तो लोग ट्रैवल या यात्रा वृत्तांत समझते हैं कि ये एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए है, ये हमारे लिए नहीं है। तो कहीं ना हाँ, कहीं ये बहुत उसको सही बात उसको तो है आप। उसको तोड़ने का ये शायद हाँ, कुछ हो ये सकता है, मिथ उसमें एक काम लोग करे। बना हुआ है कि ये खास जॉनर जी के लिए है, और जी जो घूमना पसंद करते हैं उन्हीं के लिए है। जी जी। तो जैसे क्या इसमें, आपके जी, जैसे मैंने इसमें एक जयपुर का भी यात्रा वृत्तांत है। तो जयपुर एक अच्छा, ऐसी जगह है जहाँ पे दिल्ली एनसीआर का हर आदमी जा चुका है। हाँ, लेकिन जो इसमें एक दृष्टिकोण ये है कि जब हम जाते हैं तो वहाँ पे हम केवल सिटी पैलेस देखते हैं, हम वहाँ पर केवल जयगढ़ फोर्ट देखते हैं, आमेर फोर्ट देखते हैं, और हुँ, जंतर मंतर देखते हैं। बट इसमें वो सब बातें नहीं है। इसमें बात है कि वहाँ के लोग उस शहर को कैसे देखते हैं। हुँ, तो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एक ऐसा शहर जिसको जो दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करता है, वहाँ के लोग उसको किस नज़रिए से देखते हैं। तो मैंने उसको उस नज़रिए से देख करके इसमें लिखा है। हुँ, हुँ, इसमें एक शहर है कोटद्वार। तो कोटद्वार उत्तराखंड का शुरुआती कस्बा है। हुँ, तो लोग उत्तराखंड में बहुत ऊपर तक जाते हैं हुँ, हुँ, और कोटद्वार के थ्रू जाते हैं, लेकिन हुँ, कोटद्वार को नहीं टच करते हैं वो। हुँ, हुँ, तो उसको मैंने बताया कि इसकी क्या अपनी इम्पोर्टेंस है, इस जगह की क्या इम्पोर्टेंस है हुँ, पहाड़ के अंदर। और वहाँ के जो एक तीर्थ स्थल है बहुत फेमस, सिद्धबली,
उनके बारे में मैंने लिखा है हम्म, कि उनकी क्या महत्व है और क्या कैसे वो यात्रा कर सकते हैं, उसके बारे में बताया। और जैसे इसमें एक मसूरी के बारे में एक वृत्तांत है, तो मसूरी का वृत्तांत है उसके अंदर, उसमें अच्छा। रोचकता के साथ और एक फैमिली एस्पेक्ट को दर्शाया गया। और लेकिन साथ साथ एक मसूरी से लगा हुआ कस्बा है जो मसूरी के आगे मतलब उसका अस्तित्व अब लोग नहीं जानते हैं, जिसको लैंडोर बोलते हैं। लैंडवर। हाँ, तो उसके अस्तित्व को कहीं ना कहीं उसको दर्शाने की कोशिश की गई है उसके अंदर। तो लाल एक तिब्बा। लाल तिब्बा जो, बिल्कुल। जी जी जी, तो इसमें एक जो एक मसूरी वाला जो और लैंडोर का जो यात्रा वृत्तांत है, तो उसका जो टाइटल है उसका उसका टाइटल ही ये है कि लाल टिब्बा क्या है। हम्म, हम्म, तो उसको थोड़ा मतलब नए एंगल से, नई रोचकता के साथ एक फैमिली जिसको पढ़ के उसको कुछ जानकारी मिले, उसको मनोरंजन मिले, यात्रा वृत्तांत पढ़ने के प्रति उसमें जागरूकता आए, उसका इंटरेस्ट डेवलप हो उसके लिए, तो उस तरीके से इसको मैंने प्रयास किया है कि इसको सामने लाया जाए। ये बहुत ही अच्छी बात मुझे लगी, आपका एक नया एस्पेक्ट लगा कि कोई भी शहर है वो हम उसको एक पर्यटक के लिहाज से देखते हैं, लेकिन उस शहर की अपनी एक अलग कहानी होती है जो उस शहर का बासिंदा ही उसको अच्छे से डिस्क्राइब कर सकता है। और अगर जी किसी किताब के माध्यम से हमें उस शहर की ज़बानी उसी शहर के लोगों से ही मिले, तो हमारे लिए एक अलग अनुभव होता है। वैसे जैसे अगर हम पहाड़ों की बात करें तो पहाड़ हम घूम के चले आते हैं, घूम के चले आना वो अलग एक नज़रिया है, लेकिन वहाँ के लोगों के हिसाब से उस पहाड़ को देखना, वहाँ क्या-क्या कठिनाई आती हैं, क्या-क्या समस्याएँ आती हैं, जी जी उनका जी, बिल्कुल ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर जैसे जमटा की यात्रा इसमें है, तो उसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे रखे हैं कि जिससे आपको लगे कि वहाँ के लोगों का क्या समस्या है, हुँ। उस गांव के, छोटे से गांव के लोगों की क्या कंसर्न है, उसमें कहीं दो चार जगह आपको अनुभव होगा उस चीज़ का, उसको पढ़ के। तो चलिए सचिन जी, बहुत खूबसूरत चर्चा रही आपके साथ और बहुत ही आनंद आया और यात्रा से संबंधित काफ़ी कुछ हम लोग को जानने को मिला और एक अलग से एक अलग नई ऊर्जा भी आई कि अब मैं भी कहीं पहाड़ों में निकलूँ घूमने या कहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आज आप हमारे साथ जुड़े। मैं सभी दर्शकों को एक बार फिर अवगत कराना चाहता हूँ कि अभी तक आप सुन रहे हैं सचिन देव शर्मा जी को। सचिन जी कॉर्पोरेट से जुड़े हुए हैं और एक यात्री के तौर पर भी स्थापित हैं और उनकी किताब ल्हासा नहीं लवासा के बारे में हम ज़िक्र कर रहे थे। तो सचिन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, तो प्रवीण, एक बार फिर मैं बोलना चाहूँगा जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, मित्र लोग जुड़े हुए हैं, कि किताब अमेज़ॉन पे उपलब्ध है और प्राइम पे है, तो इसलिए इसमें कुछ डाक खर्च भी नहीं देना है। जी। और ऑलरेडी टॉप 100 बेस्ट सेलर अमेज़ॉन के जो ट्रैवल राइटिंग कैटेगरी के हैं, उसमें किताब जब से आई है तभी से ही अपना स्थान बना चुकी है और लगातार टिकी हुई है उस पायदान पे। तो आप इसको इसको पढ़ें, इसको अपना प्यार दें और अपनी प्रतिक्रियाएं भी मेरे साथ शेयर करें, जिससे आगे कभी शेयर जब भी करें। लिखने का आए तो उसमें हम लोग उसको सुझावों को इनकॉर्पोरेट कर सकें। और अदरवाइज अपना अपना फोटोज़ वगैरह मुझे को भेजें तो अच्छा लगेगा, मैं उनको शेयर करूँगा अपनी वॉल पे। तो अच्छा लगता है जब प्यार और स्नेह मिलता है पाठकों का, चाहे खुद को चाहे किताब को, तो बिल्कुल, उससे एक बिल्कुल, ऊर्जा बनी रहती है। बिल्कुल। जी, तो तो यही सचिन आग्रह जी, था। बहुत ही अच्छा सत्र रहा आपसे और दोबारा सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद, आप जुड़े रहें और सचिन जी की किताब है, आप उसको पढ़ें और जो भी उसमें अच्छाइयाँ या कमियाँ हैं, सचिन जी को ज़रूर अवगत कराएँ, उनको सूचित करें, उनसे फेसबुक में जुड़ें और दोबारा हम फिर आपसे जुड़ते हैं बहुत ही जल्दी और सचिन जी आपको बहुत-बहुत आभार, बहुत ही अच्छा सेशन रहा ये जुड़ने के लिए। थैंक थैंक यू यू सो मच। प्रवीण भाई, आपका बहुत बहुत आभार मैं व्यक्त करूंगा। ये अब बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है तीखर की, और तीखर के बहुत अच्छे प्रयास में देख रहा हूँ, एक्नॉलेज कर रहे हैं सभी साहित्य से जुड़े लोगों को और नए लोगों को एक प्रमोट कर रहे हैं, चांस दे रहे हैं, प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं तीखर के लिए। आयुष को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आयुष को किसी आप कारणों मेरा से भेज डिस्कनेक्ट दीजिएगा। हुए, हाँ, ये जी आना पड़ा रैंडम। तो जी ठीक है सचिन, जी आभार आपका, अब हम अलविदा लेते हैं जी तब जी, तक। नमस्कार नमस्कार।